अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आप जानते हैं कि हम लोग आजकल ऑनलाइन सेशन में जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का, वो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन के टॉपिक से रिलेवेंट कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लिहाज से एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग या न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन सी में डिटेल्ड क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता रहा है। तो आप पूरा टॉपिक दोबारा से प्रैक्टिस में लेकर आए इनक्लाइंड प्लेन का, और उससे रेलिवेंट जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे उसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि किसी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले तीनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से बात की और मोमेंटम के टॉपिक को स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल सेशन है उसमें हम मोमेंटम और इसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है, पहला न्यूमेरिकल है, वो क्या है? ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपकी बुक के पेज नंबर 95 पर मौजूद है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन? 100 ग्राम बुलेट, एक 100 ग्राम की गोली है। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। 100 ग्राम की गोली को 10 किलोग्राम की बंदूक से फायर कर दिया जाता है। पहली दो लाइनों में आपको दो चीज़ों का मास बता दिया गया है। पहला मास किसका बताया गया है? बुलेट का। और दूसरा मास किसका बताया गया है? गन का। तो इस क्वेश्चन की पहली दो लाइनों में आप देख रहे हैं आपको दो मास बता दिए गए हैं, एक बुलेट और दूसरा गन का मास है। आगे कह रहे हैं कि विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, बुलेट को फायर किया गया है 1000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आपको आगे चल के स्पीड नजर आ रही है, और किसकी नजर आ रही है? बुलेट की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन? गन जिस रफ्तार से वापस पलटेगी, जब फायर किया जाता है तो गन को थोड़ा झटका लगता है, पहले आगे जाती है और आगे से वापस पीछे पलटती है। तो वापस पलटने वाली रफ्तार क्या होगी वो आपको मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो एक से ज़्यादा मास का जिक्र हुआ और एक से ज़्यादा स्पीड के हवाले से बात हो रही है। तो रिकॉल करें कॉन्सेप्ट ऐसा जिसमें हमने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी जिसमें मास और वेलोसिटी या स्पीड दोनों चीज़ें मौजूद हों। तो आपके जहन में एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम को हमने किससे जाहिर किया था? पी से जाहिर किया था। और किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बराबर होता है। जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल में एक से ज़्यादा मास और एक से ज़्यादा स्पीड के हवाले से बात हो रही है। तो मोमेंटम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए जिसमें एक से ज़्यादा मास और एक से ज़्यादा स्पीड आ रही होती है। तो डेफिनेटली वो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके अंदर एक से ज़्यादा मास और एक से ज़्यादा स्पीड मौजूद होते हैं। तो पता ये चल रहा है इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सवाल ये पैदा होता है कि फायर होने के बाद आपको स्पीड तो बता दी गई है बुलेट की 1000 मीटर पर सेकेंड। फायर होने से पहले बुलेट की रफ्तार कितनी होगी? सपोज करें कि आपने खुद गन से बुलेट को फायर किया है, और मैं हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही बात कहता हूं कि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें अपने आप को उस कंडीशन में ले जाएं जो सवाल में बताई जा रही है, या ये सोचे कि आप वो काम खुद कर रहे हैं। तो इस सवाल में चूंकि बुलेट के फायर होने की बात हो रही है, आप एज्यूम करें कि आपने अपने हाथ में गन को पकड़ा हुआ है और उसके जरिए आप बुलेट को फायर कर रहे हैं। फायर होने के बाद बुलेट की रफ्तार तो पता चल गई 1000 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि फायर होने से पहले बुलेट की रफ्तार क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर फायर होने से पहले बुलेट गन से निकलेगी ही नहीं, गन में ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि बुलेट हरकत की हालत में ही नहीं आई, लिहाजा फायर होने से पहले बुलेट की रफ्तार क्या होगी? जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फायर नहीं किया तो जाहिर है गन को झटका भी नहीं लगा, गन झटका लेकर आगे भी नहीं गई, लिहाजा वापस भी नहीं पलटेगी।
तो जब आपने फायर ही नहीं किया तो गन की रफ्तार क्या होगी? आप कहेंगे कि सर गन की रफ्तार भी इनिशियली जीरो होगी। तो पता ये चला कि हमें इस न्यूमेरिकल के मुताबिक इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट एंड गन क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। यानी स्पीड ऑफ बुलेट एंड स्पीड ऑफ गन बिफोर फायरिंग आप क्या लेंगे? जीरो के बराबर लेंगे। तो हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक सॉल्व करेंगे। चलते हैं और देखते हैं कि डेटा किस तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो आपको सवाल में नजर आई थी वो क्या थी? मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को हमने यहाँ पर m1 से जाहिर कर दिया है, ठीक है। और कितना गिवन था? 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड किया। जब भी स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक रूल जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि स्मॉल से जब भी आप बिग यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है? रिस्पेक्टिव वैल्यू से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यू कितनी बनेगी? 1000, क्योंकि किलो का मतलब ही क्या होता है? 1000। तो 1000 से डिवाइड कर दिया। 100 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.1 किलोग्राम। तो पहली चीज जो आपको सवाल में गिवन थी वो था मास ऑफ बुलेट। दूसरी चीज जो सवाल में गिवन है वो क्या है? मास ऑफ गन। गन के मास को m2 सपोज कर लीजिए। m2 कितना है? 10 किलोग्राम। ऑलरेडी किलोग्राम में है, लिहाजा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक मास का यूनिट होता ही किलोग्राम है। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग। फायर होने से पहले बुलेट की रफ्तार, आपने फायर नहीं किया लिहाजा गोली नहीं निकली, तो स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग इसको u1 कह देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल स्पीड को u1 और u2 कहते हैं और फाइनल स्पीड को क्या कहते हैं? v1 और v2। 1 इसलिए लिखा क्योंकि बुलेट के लिए हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग कितना है? u1, जो कि 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ गन, गन की रफ्तार क्या होगी? बिफोर फायरिंग। गन की रफ्तार भी जीरो होगी क्योंकि आपने फायर नहीं किया, गन झटके से आगे जाएगी ही नहीं, लिहाजा गन की इनिशियल स्पीड मतलब u2 वो क्या हो जाएगी? जीरो। अगली चीज जो सवाल में गिवन है वो क्या है? स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद बुलेट की रफ्तार, जिसको फाइनल स्पीड हम कह सकते हैं, वो कितनी है? v1 और 1000 मीटर पर सेकेंड है वो। मालूम क्या चीज करनी है आपको? स्पीड ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। फायर होने के बाद गन की रफ्तार आपको मालूम करनी है। सवाल में जिसको क्या कहा गया है? रिकॉइल स्पीड, यानी वापस पलटने की रफ्तार। चूंकि गन की फाइनल स्पीड है लिहाजा उसको v2 कह देंगे, वो आपको मालूम करनी, इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा डेटा जो आपने बनाया है इसमें सिवाय मास और स्पीड की और कोई चीज गिवन नहीं है। तो मास और स्पीड को जहन में रखें तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जहन में आता है। और जैसा कि एक से ज्यादा मास और एक से ज्यादा स्पीड्स का जिक्र हो रहा है, लिहाजा एक से ज्यादा मोमेंटम की एक्सप्रेशन यूज करेंगे और वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट? m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है ना। आप जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है उसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट पर लिख सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये बराबर होना चाहिए। किसी को भी राइट किसी को भी लेफ्ट साइड बना दें, ये कोई इश्यू नहीं है। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 कितना है? 0.1। स्पीड ऑफ बुलेट यानी v1 कितनी थी? 1000। m2 कितना था? 10। स्पीड ऑफ गन आपको मालूम करनी है आफ्टर फायरिंग, जिसको v2 कहा हुआ है, ऐसे ही लिख दिया। राइट हैंड साइड पर आइए, मास ऑफ बुलेट कितना था? 0.1। स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग कितनी थी? 0। मास 2 यानी m2 की वैल्यू क्या थी? 10, जो कि मास ऑफ गन को जाहिर कर रहा है। और बिफोर फायरिंग स्पीड ऑफ गन कितनी थी? u2 0 के बराबर थी, तो 0 पुट कर दिया। रिस्पेक्टिव जगह पर अपनी तमाम वैल्यूज पुट कर दी। 1000 को 0.1 से लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कीजिए, 100 प्लस 10 v2 एज इट इज। 0 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। राइट हैंड साइड पर दोनों 0 ऐड हो रहे हैं तो जवाब क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड पर 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 v2 बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर दोनों को ऐड किया 0। ये जो 100 लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दें v2 मालूम करने के लिए, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए आपने 0 में से 100 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो 10v2 बराबर हो गया विद नेगेटिव साइन 100। आपको एक्चुअली क्या मालूम करना है, v2। जो चीज़ मालूम करनी है उसको इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करना ज़रूरी है। यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाइए, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो v2 बराबर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 100 डिवाइड बाय 10, यानी -10 डिवाइड बाय 100। डिवाइड करें तो v2 किसके बराबर हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन है, यानी गन के वापस पलटने की रफ्तार है। गन टकराने फायर करने के बाद वापस पलटेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो नेगेटिव साइन को जाहिर कर रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिर बताऊं कि आपने कंडीशन जहन में जो बनानी वो इस तरह से कि जो कुछ सवाल में बताया जा रहा है उसको पढ़कर आप एज्यूम कीजिएगा कि आप सारा का सारा काम खुद कर रहे हैं या वैसा होता हुआ देख रहे हैं। जब आप ये सोचकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल कंडीशन बहुत बेहतर तौर पर एनालाइज हो जाती है। न्यूमेरिकल नंबर 11 के बाद अब न्यूमेरिकल नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, कंडीशन को ज़हन में रखिए और ये सोचिए कि ये काम भी आपने खुद किया है। इसमें कहा जा रहा है अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। 50 ग्राम की गोली को 10 किलोग्राम के ब्लॉक में फायर कर दिया जाता है। दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। ये जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक है ये लंबी डोरी के साथ लटका हुआ है, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। जब बुलेट ब्लॉक में दाखिल होती है तो पेंडुलम की तरह वो झूलना शुरू कर देता है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। अगर ब्लॉक इस तरह से ऊपर की तरफ हट जाए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना बुलंद हो जाए, 10 सेंटीमीटर, तो फिर कह रहे हैं व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। बुलेट की रफ्तार क्या थी। यहाँ पर गौर कीजिए, वॉस लिखा हुआ है, यानी क्या थी, मतलब बुलेट की रफ्तार ब्लॉक में दाखिल होने से पहले क्या थी वो आपको मालूम करनी है। वॉस कितनी थी, बुलेट की रफ्तार कितनी थी। फिर से पढ़िए सवाल को। एक 50 ग्राम की गोली को आपने फायर किया 10 किलोग्राम के ब्लॉक में, और वो 10 किलोग्राम का ब्लॉक आपने लटकाया हुआ था किसी लॉन्ग कॉर्ड के जरिए से। जैसे ही बुलेट ने पेनिट्रेट किया ब्लॉक के अंदर तो ब्लॉक ने पेंडुलम की तरह झूलना शुरू कर दिया, स्विंग करना शुरू कर दिया। जब पेंडुलम की तरह ब्लॉक झूलेगा तो जाहिर है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हो जाएगा। कितना बुलंद हो गया, कितना ऊपर चला गया, 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की रफ्तार क्या थी वो मालूम करें। आप डायग्राम की मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे। पहले डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ बुलेट आपको दे दिया गया है जिसको आप क्या सपोज कर लेंगे m1, और वो कितना है 50 ग्राम। आप जानते हैं मास का SI यूनिट क्या होता है, ग्राम। हमें किलोग्राम मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। इस वक्त किस में किए ने, ग्राम में। तो हमें ग्राम से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। क्या लॉजिक बताइए, जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो 50 ग्राम, ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दिया इसको। किलो का मतलब 1000, 1000 से डिवाइड किया तो मास ऑफ बुलेट कितना आ गया, 0.05 किलोग्राम। दूसरी चीज जो सवाल में गिवन है वो क्या है, मास ऑफ गन। गन का मास, गन का मास क्या है, 10 किलोग्राम। आगे चलिए, स्पीड ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक रेस्ट की हालत में शुरू में लटका हुआ है, चूंकि रेस्ट की हालत में तो उसकी इनिशियल स्पीड जिसको U2 कहेंगे वो क्या होगी, 0। स्पीड ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम। जब बुलेट ब्लॉक के अंदर दाखिल हो जाएगी तो जितनी बुलेट की फाइनल स्पीड होगी उतनी ब्लॉक की फाइनल स्पीड होगी, और वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी V ले लिया आपने। सवाल में कहा गया था राइज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर चला गया था, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी देखिए जो राइज दिया गया था वो सेंटीमीटर में गिवन था, और मैंने आपको लॉजिकल बात क्या बताई है कि छोटे यूनिट से हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइट का यूनिट यहाँ पर क्या होगा, मीटर। छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि डिवाइड करेंगे किससे, ऊपर देखिए 1000 से डिवाइड किया क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, किलो मीन्स 1000, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटी का मतलब क्या होता है, 100, लिहाजा यहाँ पर 100 से डिवाइड किया, 0.1 मीटर। मालूम क्या चीज करनी है, मालूम करनी है स्पीड ऑफ द बुलेट। इनिशियल स्पीड आपको मालूम करनी है। आखिरी जुमला क्या था, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। वाज ये बता रहा था कि बुलेट के ब्लॉक में पेनिट्रेट करने से पहले की रफ्तार क्या थी, और वो रफ्तार डेफिनेटली इनिशियल होगी जिसको आपने क्या कहा हुआ है, U1 कहा हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्लॉक आ गया, एक लॉन्ग कॉर्ड आपने दिखा दिया क्योंकि सवाल के मुताबिक इस ब्लॉक को आपने लॉन्ग कॉर्ड से कनेक्ट किया हुआ था, और जाहिर है कि जो कॉर्ड है वो कहीं किसी सपोर्ट के साथ सस्पेंड हुई होगी, तो यहाँ डायग्राम में वो सपोर्ट आपने दिखा दी। ब्लॉक के बारे में क्या है कंडीशन कि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट की हालत में है, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ देखिए इनिशियल स्पीड डायग्राम में जीरो दिखा दी। अब एक बुलेट को दिखाते हैं, ये बुलेट आ रही है और बुलेट कहाँ पर जा रही है, बुलेट जा रही है U1 स्पीड से ब्लॉक के अंदर, U1 स्पीड से जा रही है बुलेट, जो हमें मालूम करनी है, इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया है मैंने। जैसे ही बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट कर जाती है, तो अब अगली कंडीशन देखिए क्या हो गई, ये ब्लॉक आ गया, इसके अंदर बुलेट पेनिट्रेट कर चुकी है और ये सिस्टम पूरा का पूरा बुलेट ब्लॉक सिस्टम बन गया है। पहले बुलेट अलग थी, एक अलग सिस्टम था, ब्लॉक अलग था, एक अलग सिस्टम था। जैसे ही बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट कर गई, तो अब ये क्या बन गया, बुलेट ब्लॉक सिस्टम बन गया है। ये वो कॉर्ड आ गया जिसके जरिए से आपने सिस्टम को हैंग किया हुआ है, और ये सपोर्ट आ गई। जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक के अंदर दाखिल हुई, तो सवाल में क्या कहा गया था कि ये सिस्टम लाइक अ पेंडुलम स्विंग करना शुरू कर देता है। अब पेंडुलम की हरकत किस तरह की होती है, यहाँ जरा डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूं अभी मैं, इसको देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन पेंडुलम है। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देते तो ये यूं स्विंग करना शुरू कर देता है, जिस तरह मैं इस वक्त आपको स्विंग करता हुआ यहाँ पर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे ही बुलेट ब्लॉक में दाखिल होगी, ये लाइक का पेंडुलम कर्व्ड पाथ में स्विंग करना शुरू कर देगा। तो अब सूरत हाल क्या होगी, डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, और जब ऊपर गया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया। कितना ऊपर चला गया था, ये सवाल के मुताबिक 10 सेंटीमीटर, जो मीटर में 0.1 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहले सवाल को समझिए। बुलेट का और ब्लॉक का मास आपको दे दिया गया, बुलेट की रफ्तार मालूम करने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि मास और स्पीड दो चीजों का जिक्र हुआ, तो पहली बात जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो क्या है, मोमेंटम। साथ में देखिए तो ये कहा गया कि बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट कर गई और उस सिस्टम ने पेंडुलम की तरह स्विंग करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में राइज हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में राइज हुआ, जब बुलेट ब्लॉक में दाखिल होगी तो दोनों का आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, और ये कोलिजन जो हुआ है, इस कोलिजन के नतीजे में एनर्जी भी कंजर्व होगी। इससे पता ये चल रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। बुलेट ब्लॉक सिस्टम के बारे में क्या कहा गया कि वो ऊपर की तरफ चला गया। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही हो, या जब किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर रहा हो, मतलब हाइट बढ़ रही हो, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होती है, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। या मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले को जरा चेक करें, आपको याद आ जाएगा। छोटी क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्या होती थी पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है ना। बुलेट ब्लॉक सिस्टम का मास आपको मालूम है, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्शन आपको मालूम है, राइज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दे दिया गया है। तो पता चला कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी कम हुई होगी। वो एनर्जी कौन सी होगी, यकीनी तौर पर वो एनर्जी काइनेटिक होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में और गेन किस में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जरा रिकॉल करें। इस एक्सप्रेशन को देखने से पहले, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ना एक्सप्रेशन, इसको देखने से पहले जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करें। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। के ई बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले अप्लाई करें बुलेट के ऊपर। तो बुलेट पर अप्लाई करेंगे हाफ, बुलेट का मास m1, बुलेट की रफ्तार v1। जब बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई तो दोनों की फाइनल स्पीड बराबर हो गई है, और वो v के बराबर। अगले स्टेप में हम ये काम करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को आपने किसके ऊपर अप्लाई किया, बुलेट के ऊपर। जब बुलेट ब्लॉक के अंदर गई तो उसकी फाइनल स्पीड v1, लिहाजा फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को ब्लॉक पर अप्लाई करें तो क्या हो गया, फॉर्मूला हाफ m2 v2 स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम, बुलेट ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला इजाफा। तो सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी को जो यहां मैंने लिखकर दिखाई है, इसको बुलेट पर अप्लाई कीजिए।
बुलेट का मास क्या है m1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m1gh। ब्लॉक का मास क्या m2, तो पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी m2gh। अब जो कंडीशन शुरू में लिखी गई है v1 v2 v के बराबर है, तो वो अप्लाई कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। सूरत हाल क्या हो जाएगी, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर m1gh प्लस m2gh फिलहाल एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, अब तो क्या क्या कॉमन निकला, 1/2 यानी हाफ कॉमन निकला, और क्या कॉमन निकला, v स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा m1 प्लस m2। राइट हैंड साइड पर क्या क्या कॉमन निकल रहा है, g और h कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा है m1 प्लस m2। अब दोनों तरफ m1 प्लस m2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं, m1 प्लस m2 कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, हाफ v स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर क्या बचा gh। अब वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर लेके मल्टीप्लाई करवाया, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी थी, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दिया, रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय जी का मतलब 9.8, राइज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज 0.1, सबको स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो जवाब क्या आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया वी। इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट मालूम करने के लिए v पता होना जरूरी था, इसलिए हमने पहले काम किया v के लिए। अब मोमेंटम को अप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, u1 निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ द बुलेट, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट जो कि u1 थी, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जरा याद कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। कंडीशन अप्लाई करें, 0.05 v1 की जगह पर v पुट किया, m2 की जगह पर 10, v2 की जगह पर v पुट किया, क्योंकि v1 और v2 दोनों बराबर है। m1 की जगह पर 0.05, u1 की जगह पर u1 हमें मालूम करना है, m2 की जगह पर 10, u2 आपको ब्लॉक की जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 दी गई थी, यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया। अब देखिए 0.05 प्लस 10, v को यहाँ से कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड पर 0.05 u1, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। v जो हम निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड में वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 10 प्लस 0.05 मीन्स 10.05, v पिछली स्लाइड में निकाला 1.4, राइट हैंड साइड पर 0.05 और u1 1.4 और 10.05 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 14.05, राइट हैंड साइड पर 0.05 मल्टीप्लाइड बाय u1। अब आखिरी के जो स्टेप है वो ये बता रहे हैं कि अगर आप u1 निकालना चाहते हैं तो u1 को अकेला करना पड़ेगा, u1 के साथ इस 0.05 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो u1 बराबर हो जाएगा 14.07 डिवाइड बाय 0.05। डिवाइड कर दीजिए 14.07 को 0.05 से, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट आ गई 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आपने इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट कैलकुलेट कर ली। इस सवाल में देखिए आपको इनिशियल स्पीड मालूम करने के लिए चूंकि v की जरूरत पड़ती, ठीक है ना, इसीलिए हमने पिछली स्लाइड पे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हुए v निकाला ताकि हम यहाँ पुट कर सकें v की जगह पर, और जब v पुट कर दिया तो u1 मालूम करना आसान हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको बार बार देखिए, कोई कहीं पर कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पा रहा हो, मुझसे डिस्कस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यह है न्यूमेरिकल नंबर 13 जो कि बुक के पेज नंबर 95 पर ही मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। एक मशीन गन हर एक सेकेंड में 10 गोलियां एक टारगेट पर फायर करती है। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम, हर एक बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम। यहाँ स्टूडेंट एक चीज को केयरफुली जरा देख रहे हैं, लफ्ज आया है वेस का, यानी वेट, वेस, ठीक है ना, लेकिन यूनिट क्या बता रहा है कि वेट का मतलब यहाँ पर मास है, ग्राम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, के एक्चुअल वेट नहीं है, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। अगर ये एक्चुअल वेट होता तो यूनिट क्या होता, न्यूटन, लेकिन ग्राम ये बता रहे हैं कि यहाँ वेस को हम एज अ मास लेंगे डेटा में, ठीक है ना, तो ये हर एक बुलेट का मास बता दिया गया है। आगे कह रहे हैं एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड, हर एक बुलेट की रफ्तार फायर होने के बाद कितनी थी, 1500 मीटर पर सेकंड। हर एक बुलेट की रफ्तार फायर होने के बाद हो चुकी थी, हैड अ स्पीड, रफ्तार हो चुकी थी, कितनी हो चुकी थी 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन, गन को सही हालत में सही से संभाल के थाम के रखने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, वो फोर्स आपको मालूम करनी है। सवाल को पढ़कर आप एज्यूम करें कि क्वेश्चन के मुताबिक जो काम किया जा रहा है वो आप खुद कर रहे हैं।
आपने क्या किया, एक बुलेट को लिया, सॉरी एक गन को लिया और गन से आपने 10 बुलेट फायर की। मशीन गन के जरिए आपने क्या किया, 10 बुलेट फायर की एक टारगेट पर, और हर एक सेकंड में ये बुलेट फायर हो रही है। देखिए पर सेकंड मींस टाइम का जिक्र हो रहा है, हर एक सेकंड में आप कितनी गोलियां फायर कर रहे हैं, 10 बुलेट फायर कर रहे हैं, और हर एक बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम। फायर होने के बाद हर एक बुलेट की रफ्तार कितनी हो चुकी थी, 1500। तो फायर होने से पहले की रफ्तार क्या होगी, फिर डेफिनेटली आप कहेंगे कि फायर ही नहीं किया, तो बुलेट गन से निकली ही नहीं। जब बुलेट गन से नहीं निकली तो फायर होने से पहले रफ्तार क्या हो गई, 0। कितनी फोर्स के साथ आप गन को होल्ड करके रखेंगे, अगर गन को आपने सही तरह होल्ड करके ना रखा तो निशाना खता हो जाएगा, बुलेट टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं हर एक बुलेट को कि वो टारगेट को जाकर हिट करे, तो आपको गन को सही तरह होल्ड करके रखना है। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो फोर्स आपको मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, डेटा बनाते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ बुलेट आपको सबसे पहले बता दी गई है, नंबर ऑफ बुलेट्स को एन से जाहिर कर दिया और वो कितनी बताई गई है, 10। मास ऑफ वन बुलेट, हर एक बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम, तो मास ऑफ वन बुलेट कितना हो गया, 20 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो आगे चल के हम देखते हैं। एक बुलेट का मास 20 ग्राम है, जिसको स्मॉल एम से जाहिर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो बुलेट का मास कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 40 ग्राम हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 5 बुलेट का मास कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 5 बुलेट का जो मास है वो 100 ग्राम हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं क्यों, तो आप कहेंगे 2 बुलेट के लिए आपने 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बुलेट के लिए आपने 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने जो नंबर ऑफ बुलेट सपोज की हुई है वो कितनी सपोज की हुई है, n। टोटल मास निकालने के लिए n को m से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर कि जब 2 बुलेट का मास निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 5 बुलेट का मास निकालना होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। हमारे पास n बुलेट थी तो हमने टोटल मास यानी कैपिटल M निकालने के लिए नंबर ऑफ बुलेट n से मास को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितनी बुलेट दी गई है, 10, मास कितना था 20, मल्टीप्लाई किया 20 ग्राम। स्मॉल यूनिट ग्राम, किलोग्राम में जाना है, बिग यूनिट में क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया 1000 से 0.2 किलोग्राम, ये टोटल मास आ गया 20 बुलेट्स का। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट या बुलेट की स्पीड बिफोर फायरिंग, क्या आपने सपोज की 0, क्योंकि बुलेट निकली ही नहीं, वो गई 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, vf 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, हर एक सेकंड का मतलब 1 सेकंड। मालूम क्या करनी है, फोर्स। यहाँ हमें मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ रही, ना स्पीड मालूम करनी है, लिहाजा हम यहाँ पर इनिशियल या फाइनल के लिहाज से इस तरह से काम नहीं कर, जिस तरह पिछले 2 न्यूमेरिकल में हमने किया। या हमने इनिशियल वेलोसिटी को vi और फाइनल को vf कह दिया। फोर्स अब हमें निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए हमने कुछ दिनों पहले एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, और वो था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p मींस मोमेंटम, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवीजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स फोर्स। फोर्स इक्वल्स फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा p का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हम पढ़कर आए थे है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का क्या मतलब होगा, एम वी एफ। इनिशियल मोमेंटम का क्या मतलब होगा, एम वी आई। यहाँ पर कैपिटल एम क्यों यूज किया, क्योंकि टोटल मास हम निकाल चुके जिसको कैपिटल एम से हमने डेटा में डिनोट किया था। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, एफ इक्वल्स टोटल मास कितना आ गया 0.2, वी एफ कितनी थी 1500, आगे टोटल मास 0.2, वी आई कितना था 0, माइनस की जगह पर माइनस और टी की जगह पर 1। सॉल्व करें इसको तो f कितना आ जाएगा, 1500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें 300, 0.2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। जब कोई चीज़ 1 से डिवाइड होगी तो वही जवाब आएगा, तो 300 माइनस 0, 300 में से 0 को माइनस कर दीजिए, तो टोटल फोर्स 10 बुलेट पर कितनी लग गई, 300 न्यूटन। इस तरह आज हम लोगों ने स्टूडेंट 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और तीनों के तीनों ही न्यूमेरिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 20 ईयर देखिए, आपको ये सवाल कसरत से नजर आएंगे। नोट्स में 20 ईयर के न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं कॉलेज के, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, इनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स की। कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना आए, बिला झिझक फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।